नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन काफी करीब है और आपको लगातार अभ्यास करना चाहिए। और यहाँ भी प्रैक्टिस के उद्देश्य से ये मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें कि आप मॉक टेस्ट नंबर 3 को देख रहे हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो इसे पॉज करके देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट होता है। कुल 100 MCQs है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये बोला जा रहा है कि माडा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है। इनकी लोकेशन कहाँ पे है? सिंगरौली में है। और यह जो गुफाएं हैं ये बौद्ध काल की हैं, यानी इनका जो समय है वो बुद्धिस्ट इरा का है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, सही कथन की तलाश करनी। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। इसमें माडा की गुफाएं ये सिंगरौली जिले में पड़ती हैं और तहसील का नाम माडा है, इसीलिए इनका नाम ऐसा रखा गया। और ये कोई एक गुफा नहीं है बल्कि गुफाओं का पूरा एक ग्रुप है। इसमें अलग अलग नाम से गुफाओं को आप देखते हैं, जैसे गणेश माडा है, शंकर माडा है, इस प्रकार से दिखाई देता है। और इनका जो समय है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास का है, उस समय इनका निर्माण कार्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका सी वाला सही। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर नलपुर नाम के एक प्राचीन जनपद का उल्लेख किया गया है और पूछा गया है कि इसका आधुनिक नाम क्या है। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है कि व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ नलपुर एन एंशियंट जनपद। ये महाजनपद नहीं है। महाजनपद से छोटे आकार के जो राज्य होते थे उनको जनपद कहा जाता था। तो ये ग्वालियर के रूप में वर्तमान में जाना जाता है, या फिर निमाड़ इसे कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं निमाड़ खंडवा वाला रीजन, या नरवर शिवपुरी वाला जो रीजन है उसके तौर पर इसे जानते हैं, या फिर इसे दमोह कहा जाता है। किस नाम से वर्तमान में या तत्काल में इसे संबोधित किया जाता है, देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि नरवर शिवपुरी वाला इलाका ये पहले के समय में नलपुर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसे नरवर कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो 4 प्राचीन जनपद हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। उनके आधुनिक नाम अगर आप देखें तो वत्स को ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। अनूप जो था उसको निमाड़ यानी खंडवा वाले क्षेत्र के तौर पे वर्तमान में देखा जाता है। नलपुर को आपने देखा ही, और तुंडी के नाम का जो संबोधन पहले के समय में होता था एंशियंट टाइम पीरियड में, वो वर्तमान में दमोह के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला सही था। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्यों के नाम नीचे दिए हैं, उसमें से कौन सा कोरकू जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में पूछी गई है कि विच अमंग द फॉलोइंग फोल्क डांसेस इज परफॉर्म बाय द कोरकू ट्राइब। तो नीचे नाम दिया है। पहला आप देख रहे हैं चतकोरा है, ये नृत्य का नाम है। उसके बाद 3 आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये तो जातियों के नाम है। इसमें आप देख रहे हैं बैगा है, भील है, गोंड है, तो ये खुद जनजातियां हैं। आराम से आप इसमें सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसका ए वाला हो जाएगा। चतकोरा ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और कोरकू मध्य प्रदेश में अगर देखें तो खंडवा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सब जो जिले हैं यहाँ पर इनकी आबादी मिलती है। और कुछ हिस्सा इनका महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, जैसे मेलघाट टाइगर रिजर्व के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इनकी अवस्थिति पाई जाती है और ये कोरकू भाषा को बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट है और यहाँ पर आपको इनकरेक्ट चूज करना है, गलत कथन का तलाश करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि उस्ताद हाफिज अली खां एक भारतीय सरोद वादक थे। सरोद एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो उसे ये बजाते थे और इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था, जो कि एक प्रसिद्ध नागरिक सम्मान है। अपने देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। और जो 3 पद्म पुरस्कारों के बारे में आप देखते हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है, ये भी अपना महत्व रखते हैं, इनका अपना महत्व है। तो इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। बहुत ध्यान से एक एक शब्द देखिएगा। अब आपको इसमें से इनकरेक्ट चूज करना है, बताइए गलत कौन सा है। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं। देखिए, इसका जो गलत आंसर इसमें से है और गलत ही हमें चुनना था, तो वो दूसरा वाला है, इसलिए हम बी का चुनाव करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। देखिए, दूसरा गलत क्यों हो गया? इन्हें सम्मान तो दिया गया था, बेशक दिया गया था, लेकिन पद्म विभूषण नहीं था बल्कि यहाँ पे पद्म भूषण सम्मान था। ठीक है, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था और यहाँ विभूषण दिया है, इसीलिए गलत हो जाता है। दूसरे वाले में यहाँ विभूषण नहीं बल्कि भूषण होना चाहिए। पहला वाला सही है। इनका संबंध जो सरोद वादन है उससे था और ग्वालियर के जो महाराजा थे उन्होंने संगीत रत्नाकर और आफ्ताब सरोद की जो उपाधि है वो भी इनको दी थी, तो इसको भी जानते रहिए। इसके बाद आगे चलते हैं और ये जो पद्म भूषण का सम्मान इन्हें मिला था वो 1960 के आसपास मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। आपको ये बताना है कि ये जो सांस्कृतिक समारोह और उत्सव के स्थानों के नाम दिए हैं इसमें से कोई एक सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो कौन सा है। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है, जिसमें कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। लिस्ट 1 में कल्चरल फेस्टिवल है उनके नाम दिए हैं और जो फेस्टिवल का प्लेस है वो लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो पहले वाले में दिया है तानसेन समारोह, ये विदिशा में होता है। लोकरंजन समारोह खजुराहो में होता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है और मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन दिल्ली में होता है। तो आयोजन स्थल से आपको मिलान करके देखना है।
और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें हमें जो नॉट करेक्टली मैच है वो चूज करना था, तो पहला वाला है। तानसेन समारोह की जो लोकेशन दी है वो विदिशा नहीं होगी, तो विदिशा नहीं होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ग्वालियर। तानसेन समारोह को, जो महान संगीतज्ञ थे तानसेन, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और इसमें पूरा जमघट लगता है श्रोताओं और कलाकारों का, मतलब पूरा मंच वाली प्रस्तुति होती है, अच्छा खासा होता है। फिलहाल इसका जो क्षेत्र है वो विदिशा नहीं बल्कि ग्वालियर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। राजा भोज, जिनके की राजधानी धार थी, धार नगरी इनकी राजधानी क्षेत्र था, मालवा क्षेत्र पर इनका पूरा राज्य था, ये किस वंश से जुड़े हुए थे, इनका संबंध किस डायनेस्टी से था, ये आपको बताना है। यही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है कि राजा भोज हु रूल्ड इन द मालवा रीजन विथ हिज कैपिटल एट धार बिलोंग टू विच डायनेस्टी, और नीचे दिया है परमार डायनेस्टी, होलसे डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी या नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा होगा, डायनेस्टीज के नाम दिए हैं और आप जानते हैं कि ये कौन सी डायनेस्टी होगी। परमार राजा भोज इन्हें संबोधित भी किया जाता था, तो परमार वंश से इनका संबंध था और अपने साम्राज्य विस्तार के चक्कर में इन्होंने अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बना लिया था। हालांकि ये बहुत अव्वल दर्जे के विद्वान थे और विद्वान और जितने भी कलाकार होते थे या वैज्ञानिक होते थे उनका ये प्रचुर मात्रा में सम्मान करते थे। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। इसमें से कौन सा ऐसा हत्याकांड या नरसंहार है जिसे कि मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के तौर पे देखा जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड ये अपने आप में खुद एक काला इतिहास है हमारा, और 1919 में 13 अप्रैल की तारीख इसकी है। मतलब निर्दोष जनता शांतिपूर्ण सभा कर रही थी और अंग्रेजों ने उन पर गोलियां बरसा दी और बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं जो कि कुछ हिंसक नहीं होने वाले थे। कुछ वैसा ही यहाँ मध्य प्रदेश में भी होता है, तो ये कौन सा था, सोहबल था, जंगल सत्याग्रह था, चरण पादुका नरसंहार था या नॉन ऑफ द एबव था, इसमें से कौन सा है बताइए। प्रश्न आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ये चरण पादुका जो नरसंहार है उसके तौर पर देखा जाता है, और इसे अगर देखा जाए तो 14 जनवरी 1930 को जो छतरपुर शहर है उससे 50 किलोमीटर दूर चरण पादुका नाम का स्थान है, वहाँ पे ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था और उस पर गोलियां बरसा दी गई। तो इसको कुछ कुछ मतलब मिलता जुलता देखा जा रहा है जलियांवाला बाग से, तो इसीलिए कहा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ 2 स्टेटमेंट है, सही कथन का चुनाव आपको नहीं करना है, यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ आपको क्या चूज करना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है वो चूज करना है। पहले वाले में कहा गया कि कालिदास पुरस्कार वर्ष 1980-81 में स्थापित किया गया था। इसकी जो स्थापना की तारीख है वो 80-81 का दौर है। और उसके बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इससे नवाजा जाता है। तो आप बताइए कि ये जो कालिदास पुरस्कार है इसका संबंध इसमें से किससे है और गलत कौन सा है, देख लीजिएगा। प्रश्न पूरा आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। नाइदर 1 नॉर 2, यानी ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, अर्थात दोनों सही है, दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है। कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार का राज्य स्तरीय पुरस्कार है और प्रतिवर्ष इसको दिया जाता है। कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। कला का कई सारा आयाम हो सकता है, मतलब नृत्य है, संगीत है, कविताई है, बहुत कुछ हो सकता है। और 1980 में पहली बार इसको दिया गया था, ये एक बड़ी बात। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कालिदास कौन थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9वें प्रश्न में माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं के नाम दिए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उनका लिटरेरी वर्क नहीं है, यानी उनके द्वारा लिखा हुआ जो रचना है वो नहीं है। तो इसमें कुमकुम का नाम दिया है, काला का अनुवाद दिया है, रंगों की बोली है और समय के पाँव है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उनका लिटरेरी वर्क नहीं है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही हो जाएगा। कुमकुम इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, उसके जो रचयिता हैं वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, तो इसलिए पहला वाला इसमें हमारा उत्तर है। वैसे अगर माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में देखा जाए तो ये पेशे से एक पत्रकार थे और उसके अलावा ये कवि थे। बहुत सारी जो बहुआयामी प्रतिभा होती है वो इनके अंदर थी। नाटककार भी थे, निबंध भी लिखते थे, लेखन कार्य ऐसे स्वतंत्र रूप से करते थे और देश की आज़ादी का जो पूरा दौर चल रहा था उसमें इन्होंने योगदान भी दिया था। इनकी जो पुष्प की अभिलाषा नाम की प्रसिद्ध कविता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, वो वाली काफ़ी फेमस है। उसके अलावा बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, जैसे जवानी नाम की कविता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और 1955 में इनका जो हिम तरंगिणी नाम का काव्य था या रचना थी, उसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ये समय था 1955 का, पहला ये पुरस्कार था। और 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल कुमकुम के रचयिता जो है वो बालकृष्ण शर्मा जी हैं, इसे हम चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सांची के स्तूप के बारे में यहाँ 2 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको गलत कथन का चुनाव करना है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहले वाले में बोला जा रहा है कि जो सांची का महान स्तूप है ये सबसे पुरानी संरचनाओं में गिना जाता है और मूल रूप से सम्राट अशोक के द्वारा इसको कमीशन किया गया था। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला गया कि सांची का स्तूप जो है वो 200 रुपये के नोट के पीछे छपा रहता है। हर जो नोट है, मतलब मात्रा के हिसाब से या मुद्रा के हिसाब से, उसके पीछे कोई ना कोई सांस्कृतिक धरोहर छपी रहती है, वो आप देखते ही हैं। तो यहाँ 200 रुपये का जो नोट होता है ऑरेंज कलर का, उसके पीछे सांची का स्तूप होता है। आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है, गलत कौन सा है, वो आपको चुनाव करना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। सांची जो है ये बौद्ध परिसर के तौर पे देखा जाता है और रायसेन जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन। महान स्तूप का जो ढांचा है वो बहुत पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था उस समय का ये बना हुआ है।
और 200 रुपए के नोट के पीछे इसका जो चित्र है वो दिखाई देता है। तो डी वाला इसका हो जाएगा, दोनों सही। अगले प्रश्न को देखिए, मौर्य काल में भूमि कर ये कौन सा अधिकारी इकट्ठा करता था? टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी भिन्न भिन्न वैरायटी थी, तो उसमें से जो भूमि कर होता था यानी लैंड टैक्स होता था, उसको इकट्ठा करने का काम कौन करता था? ये शुल्काध्यक्ष होता था, एग्रनोमोई होता था, सीताध्यक्ष होता था, या इसमें से कोई नहीं था? यहाँ जो नाम दिए हैं उसमें से आपको चुनना है, देखकर बताइए कौन सा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये सीताध्यक्ष होता था जो कि इस प्रकार का काम करता था, और जो राजकीय जमीन होती थी उसको सीता कहा जाता था। मौर्य काल में जो सरकारी जमीन होती थी उसको सीता कहते थे, और उस पर भी जो क्रियाकलाप होते थे उन पर टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो अग्रनोमोई होता था ये जिले का अधिकारी होता था, और शुल्काध्यक्ष भी टैक्स वसूलने का ही काम करता था, लेकिन वो व्यापार से संबंधित कर होता था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, उसे आपको मैच कराना है। तो मौर्य राज्यों के नाम दिए हैं यानी मौर्यन स्टेट है, और उनकी कैपिटल दी हुई है। यहाँ देखिए मौर्य राज्य में अवंती रट्ट का नाम दिया है, दक्षिणापथ है, उत्तरापथ है, और यहाँ पे प्राच्य है। इसे प्रज्ञा मत पढ़िएगा, इसका जो करेक्ट यहाँ प्रोनाउंसिएशन होगा वो अंग्रेजी वाले के हिसाब से प्राच्य होगा। इसकी जो कैपिटल है उसमें तक्षशिला है, सुवर्णगिरी है, पाटलिपुत्र है और उज्जैनी है। मिलाकर देखिए कौन सा किससे मिलेगा। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, और उसी हिसाब से इसे मैच कर लेंगे। अर्थात अवंती रट्ट जो है उसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला है। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी हो जाएगी, उत्तरापथ की पाटलिपुत्र हो जाएगी, और जो प्राच्य है उसकी राजधानी उज्जैनी हो जाएगी। जबकि कलिंग की तोसली आप जानते ही हैं, कलिंग इसमें दिया नहीं है लेकिन तब भी जानना चाहिए, तो इसे आपने देखा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा बाबा के शासनकाल से संबंधित नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बाबाज रीजन। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से जो संबंधित नहीं है वो आपको चूज करना है। तो अप्रैल 1526 में, अब यहाँ पे बाबा नहीं है, ये असल में क्या है? बाबर है। यहाँ पे जो मिसप्रिंट है उसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बाबर बना लीजिए और तब इसे चलिए, बहुत ही गंभीर गड़बड़ी है, और एक बार में फ्लो में बोलने पर ये प्रोनाउंसिएशन भी इसका वही हो जा रहा है। चलिए देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है? अप्रैल 1526 में, यहाँ डेट देखिएगा, अप्रैल 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ये डेट दी हुई है। तो आप जानते हैं कि पानीपत का जो पहला युद्ध है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसका अभियान रहता है, तो उसके सहारे से अपनी जड़ जमाने में सहायता मिलती है, वहीं से मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो डेट आपको देखनी है। उसके बाद बाबर का जो मूल नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, एक तो विजयनगर है, दूसरा मेवाड़ है, इस प्रकार से। और मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक थे मीर काकी, उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे कि तोड़ दिया गया और बखेड़ा खड़ा हो गया। अब आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है? इसमें से आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो डी वाला है। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक थे मीर बाकी, यहाँ पे मीर काकी दिया है, और इसीलिए ये गलत हो जाता है। मतलब शब्दों का अंतर है, मीर बाकी या मीर बकी इन्हें कहा जाता था। इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे काकी नहीं होगा बल्कि बाकी होगा, बाकी सब इसमें सही। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? जो ब्रिटेन की संसद थी उसको बांझ और वेश्या कहने का ये गांधी जी का जो संबोधन था, ये कहाँ पर कहते हैं, किस किताब में कहते हैं? ये हिंद स्वराज है, सत्याग्रह नाम की किताब है, या उनकी जो आत्मकथा है सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, उसमें इन्होंने ऐसा लिखा है, या इसमें से कोई नहीं? गांधी जी ने इसका उल्लेख कहाँ पर किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। हिंद स्वराज में ऐसा उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा है, और हिंद स्वराज को 1909 में, ये जो समय है ये 1909 का है, इस समय गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, इसके आसपास। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए किताब का नाम दिया है जो कि है द इंग्लिश टीचर। अब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? मुल्कराज आनंद है, या नीरज सी चौधरी है, या इसके अतिरिक्त आर.के. नारायणन और जे.आर. मैकलेन का नाम दिया है? तो बताइए इसके लेखक कौन है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ये आर.के. नारायणन के द्वारा, मतलब आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई किताब है द इंग्लिश टीचर। 1945 में इसको लिखा गया था, और ये एक नॉवेल है। मतलब अगर शैली के हिसाब से देखा जाए तो उपन्यास है, और मालगुडी में स्थापित जो उपन्यास और लघु कथाओं के संग्रह का पूरा एक झुंड आप देखते हैं, वही चीज़ ये है। मतलब उसकी पूरी एक सीरीज है। आगे चलते हैं, सी वाले को आपने देखा। प्रश्न संख्या 16। 1710 में जलालाबाद की लड़ाई, ये युद्ध का नाम है, तो इस प्रकार के जो बैटल है महत्वपूर्ण उन्हें आपको देखना है। 1710 में जलालाबाद की लड़ाई, इसमें किसके बीच में लड़ी गई थी? मतलब 2 पक्षों के नाम आपको इसमें से चुनने हैं। तो दोस्त खान की मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह की सिख सेना के बीच में, यानी मुगलों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, और दोस्त खान और गुरु गोविंद सिंह यहाँ आमने सामने थे। या जलाल खान की मुगल सेना थी और बंदा बहादुर जो थे उनकी सिख सेना थी। तो एक बात तो तय है कि ये मुगलों और सिखों के बीच में होता है, और इसमें जो लीडर है वो कौन है ये आपको देखना है। तो इसके बाद जलाल खां और बंदा बहादुर के बीच में हुआ था, दोस्त खां और रामदास के बीच में हुआ था, मतलब उनकी सेना थी, या जलाल खां और अंगद सिंह के बीच में हुआ था? बताइए इसमें से कौन सा होगा जिसमें कि बैटल ऑफ जलालाबाद फिट बैठता है?
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब मुगल फोर्स जो जलाल खान की थी उसके और सिख फोर्स जो बंदा बहादुर की थी उनके बीच में ये युद्ध होता है और ये 1710 में होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो बंदा बहादुर जो है इन्होंने जलालाबाद मुजफ्फरनगर के मुगलगढ़ पे हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था और बंदा बहादुर जो ये शहर है इस पर कब्जा करने में असफल हो जाते हैं। मतलब हमला तो कर देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है और उसके बाद देखा जाए तो 4 दिन बाद ये लौट जाते हैं। शहर पर कब्जा करने की जो असफल कोशिश है उसके बाद जो सिख कैदी होते हैं, सिखों को बंदी बनाया गया रहता है, उन्हें मरवा देते हैं। जो मुगल हैं वो मरवा देते हैं, ऐसा होता है। तो सिखों के प्रति मुगलों की जो नीतियाँ थी वो बहुत उदारवादी तो थी नहीं, आप देखते ही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, ये आपने देखा। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित घटनाओं का आप इसमें से विचार कर लीजिए और उन्हें कालानुक्रम में अरेंज करना है, मतलब सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी होती है और बाद में कौन सी होती है। तो यहाँ दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, चीन के साथ भारत का युद्ध होता है, केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार का गठन होता है और राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम से जातीय भाषाई राज्यों का निर्माण होता है। हालांकि कांग्रेस इसके कतई पक्ष में नहीं थी लेकिन अंत में करना पड़ता है और जातीय आधार पर विभाजित होने वाला या गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र था। ठीक है, तो इसमें से देखकर बताइए कि इनकी क्रोनोलॉजी किस प्रकार से अरेंज की जाएगी, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, और उसी हिसाब से अरेंज कर लेंगे इसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है 1964 में, 1964 में इनका देहावसान होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। और चीन के साथ भारत का युद्ध कब होता है, ये 1962 में होता है, नेहरू जी के ही समय में। केरल राज्य में जो कम्युनिस्ट सरकार का निर्वाचन होता है ये डेट पीछे की है, 1957 की है, इसे आप देख रहे हैं। और भाषाई राज्यों का निर्माण की जो तारीख है वो 1956 की है। तो इसी आधार पर आपको अरेंज करना था, इसका सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, दास्तान-ए-अमीर हमजा ये ग्रंथ है या किताब है, इसमें किसके वीरतापूर्ण जो कारनामे हैं या साहसिक कारनामे हैं उसका ब्यौरा प्राप्त होता है। जहांगीर का, हमजा का, मतलब मोहम्मद हमजा का, अमीर हमजा का या अकबर का, इसमें नाम दिया है, देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी अमीर हमजा के जो वीरतापूर्ण कारनामे हैं उनका उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है और इस किताब का नाम है दास्तान-ए-अमीर हमजा। नाम से भी स्पष्ट है, बहुत आराम से आप गेस कर सकते थे, तो इतने सरल प्रश्न जो है वो आते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, इसमें देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, आप जानते हैं, और उसमें से सिर्फ दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी भाग लेने जाते हैं। फिलहाल इसमें देखिए तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि सम्मेलन में केटी पॉल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था और दूसरे वाले में बोला गया कि मोहम्मद अली जिन्ना और BR अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में, देखकर बताइए इसमें से गलत क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, ना तो पहला ही गलत है ना दूसरा ही गलत है, अर्थात दोनों सही है। इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग नहीं है। अगर पहले गोलमेज सम्मेलन की तारीख देखी जाए तो ये 12 नवंबर, ध्यान से देखिएगा, 12 नवंबर 1930 की ये पहला राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसकी डेट है। और महामहिम जो जॉर्ज पंचम थे उनके द्वारा इसे उद्घाटित किया गया था, जो रॉयल गैलरी हाउस है लंदन का, वहाँ पे। और प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। कुल 74 जो भारत की ओर से यहाँ भाग लेने वाले लोगों को देखा जाए तो 74 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है, मतलब ये लोग इससे दूर ही रहते हैं। और उसमें से कई सारे जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते जेल में रहते हैं, राजनीतिक बंदी की हैसियत से। और केटी पाल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि जिन्ना और BR अम्बेडकर भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जाते हैं। तो सब कुछ सही है, इसकी डेट याद रखिएगा और इसका डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 20, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहले वाले में कहा गया कि आगा खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, ये आप देख रहे हैं। और 1906 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन है वो कराची में होता है और 1907 का जो इसका अधिवेशन है वो अमृतसर में होता है। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, जो सही है उसकी तलाश करनी है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बताइए कौन सा होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम परफेक्ट है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय थी। ये 1906 में अस्तित्व में आती है, ढाका में इसकी स्थापना होती है, तो आप जानते ही हैं। और इसमें सांप्रदायिकता का पूरा जो जहर है वो घुला रहता है और अंत में पाकिस्तान का जो विभाजन है वो इसी के सौजन्य से होता है। लीग के संस्थापकों में अगर देखा जाए तो नवाब उस समय थे बंगाल के क्षेत्र के सलीमुल्लाह, उनके सहयोग से, और आगा खां का यहाँ सपोर्ट था। तो इन दोनों जने के सौजन्य से इसकी स्थापना की जाती है 30 दिसंबर 1906 को। इसकी जो डेट है वो कौन सी है, 30 दिसंबर 1906 की है, इसे याद रखिएगा। और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है, तो इसका हमने सी चुनाव किया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, एक में रिवर का नाम दिया है और दूसरी तरफ उसकी ट्रिब्यूटरी का नाम दिया है। तो कौन सा इसमें से नॉट करेक्टली मैच है, यानी सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो आपको तलाशना है। नदियों में आप देखिए तो यहाँ मध्य प्रदेश की नदियों में सोन है, चंबल है, शिप्रा है या छिप्रा जिन्हें कहा जाता है, और बेतवा है। इनकी जो सहायक नदियों का नाम है, सोन की जोहिला है, चंबल की बनास है, शिप्रा की पार्वती है और बेतवा की बीना है। आप बताइए कि कौन सी इसमें से गलत है, मिलान कौन सा गलत है, ये देखना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। शिप्रा और पार्वती ये जो मिलान है ये गलत है, बाकी सब सही है। पार्वती नदी ये भारत का जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पे प्रवाहित होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब ये खुद सपोर्ट करती है चंबल को। और सीहोर जिले का जो विंध्य रेंज है वहाँ पे 610 मीटर की ऊंचाई पर ये प्रवाहित होती है। और इसके बाद देखा जाए अगर तो खान नदी जो है वो शिप्रा नदी की सहायिका है। यहाँ शिप्रा और पार्वती दिया है ना, तो पार्वती किसको सपोर्ट करती है, ये चंबल को सपोर्ट करती है। और शिप्रा जो है ये खुद एक नदी है और इसकी सहायिका खान रिवर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कुल मिलाकर ये वाला पेयर इसका मिसमैच है, बाकी सब सही। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? तो सागौन की लकड़ी से बना हुआ जो फर्नीचर होता है वो हल्का और मजबूत होता है। इसके बाद साल के पेड़ जो है वो सामान्य रूप से सघन होते हैं और इसलिए साल के जो जंगल होते हैं वहाँ पे दिन के समय भी अंधकार छाया रहता है। मिश्रित पर्णपाती वनों में धवारा, लादिया और महुआ जैसे जो पेड़ हैं वो शामिल होते हैं। तो आप बताइए कि जो वन्य संपदा है इसके बारे में इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 3 स्टेटमेंट आपने देखे, गलत का चुनाव करना है, जो नॉट करेक्ट है या इनकरेक्ट है वही आपको चूज करना है। अच्छे से देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी सत्य हैं, कुछ भी गलत तो है नहीं। सागौन की लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है, साखू और सागौन ये बहुत ही मजबूत होते हैं। फर्नीचर और इमारती जो काम होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। ये व्यावसायिक पौधे होते हैं, मतलब किसान इन्हें रोपता है खेतों के चारों ओर और उसके बाद समय आने पे कटवा लेता है, फायदा होता है इससे। और साल के पेड़ जो होते हैं वो काफ़ी सघन होते हैं, इनकी चोटी काफ़ी ऊंची होती है और ऊपर जाकर ये आपस में मिल जाते हैं, इनकी टहनियाँ, तो धूप को नीचे आने ही नहीं देते हैं। और मिश्रित पर्णपाती वनों के ये पेड़ हैं जैसे कि महुआ है, लादिया है, धवारा है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं, इसका सभी सही है। प्रश्न संख्या 23, यहाँ 2 स्टेटमेंट हैं, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु ये मध्य प्रदेश की खासियत है और इसके स्थान के कारण मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की जो खाड़ी है दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, मतलब दोनों तरफ से जो मानसूनी वर्षा होती है वो ये मध्य प्रदेश प्राप्त करता है। तो आप बताइए इसमें से सही क्या है? यहाँ मानसून और वर्षा वितरण के बारे में कहा जा रहा है और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो दोनों है, मतलब दोनों क्षेत्रों से वर्षा भी प्राप्त होती है और जो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यानी सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप जो क्लाइमेट है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे आपने देखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मानसूनी हवा से वर्षा होती है और बारिश के मौसम की शुरुआत अगर देखी जाए तो सीधे सीधे दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है और मध्य जून से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जैसे आमतौर पर भारत के उत्तरी इलाकों में होता है वही कुछ हाल मध्य प्रदेश का भी है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं भी यहाँ पे वर्षा करती हैं, राज्य का जो पूर्वी छोर है उधर उनकी वजह से वर्षा होती है और जो पश्चिमी भाग है वहाँ अरब सागर की ओर से जो मानसूनी पवन आते हैं वो वर्षा कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनके संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार करके बताइए कि गलत क्या है। तो पहला वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि मैग्नीज काले रंग की प्राकृतिक राख में मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाया जाता है और अभ्रक एक परतदार हल्का खनिज है जो कि एक खराब कंडक्टर होता है, मतलब ऊष्मा का कुचालक एक तरह से होता है या अच्छा चालक नहीं होता है, इस प्रकार से दिया है। वही चीज़ यहाँ कहा गया कि मैग्नीज इज फाउंड इन ब्लैक कलर्ड नेचुरल एश इन मेटामॉर्फिक रॉक्स और दूसरे वाले में कहा गया कि माइका इज फ्लास्की एंड लाइट मिनरल एंड इज अ बैड कंडक्टर। तो आप बताइए कि इसमें से खनिजों के बारे में इनकरेक्ट क्या है, गलत कथन की तलाश करनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। अभ्रक जो है वो ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक नहीं होता है, दोनों में दिक्कत पैदा करता है। और उसके साथ साथ मैग्नीज को अगर देखा जाए तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनके अंदर इनकी अवस्थिति पाई जाती है, सही बात है। मैग्नीज एक ठोस और गैर क्रिस्टलीय काले रंग का एक प्राकृतिक जो राख के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है वैसे मिलता है और इसका उपयोग मूल रूप से अगर देखा जाए तो स्टील के निर्माण में होता है। अभ्रक के बारे में देखा जाए तो ये परतदार और हल्का होता है। इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, ऊंचा होता है। और इसके अभ्रक के उत्पादन में अगर देखा जाए तो ग्वालियर है, छिंदवाड़ा है, झाबुआ है, यहाँ पे कडप्पा रेंज जो फैली हुई है उसमें ये पाया जाता है। आगे चलते हैं, इसका डी वाला अगले प्रश्न में यानी 25वें में देखिए, ये भदावरी किस चीज़ की नस्ल है? मतलब पशु की नस्ल है तो आप जानते ही हैं, लेकिन कौन से पशु की है? बकरी की है, गाय की है, भैंस की है या मुर्गी की है? तो आप जानते हैं कि ये भदावरी जो है ये भैंस की नस्ल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका बफेलो हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और भिंड जिले जो है वहाँ पर ये भैंस की वैरायटी पाई जाती है और इस नस्ल के जानवर इस क्षेत्र में उपलब्ध जो कम गुणवत्ता वाले जीव हैं उनके तौर पे देखे जाते हैं और कम गुणवत्ता वाला इनका भोजन भी होता है, बहुत ज़्यादा इन्हें खाना खुराकी नहीं चाहिए होता है। हाँ, ये है कि जो बाकी नस्लें होती हैं भैंसों की उनकी तुलना में इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होती है, देखने में बड़े हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन दूध के प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो इनके पास कम होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो गैर परंपरागत स्रोत है उनके तौर पे इसमें से कौन सा नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी का नाम दिया है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और नेचुरल गैस है। इसमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? जो नहीं है वो चूज करना है आपको, देकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। आप जानते हैं कि नेचुरल गैस जो है ये परंपरागत स्रोत है, मतलब ये सीमित भी है और इसका जो भंडार है वो परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत गिना जाता है। बाकी जितने हैं वो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं और वो गैर परंपरागत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ अगर आप देखना चाहें तो प्राकृतिक गैस जो है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है और इसमें और भी आते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और बायोगैस है, बायोमास है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, ये सब जो है ये गैर परंपरागत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, तवा बांध निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को लाभान्वित करता है? तो ये होशंगाबाद है, भोपाल है, बैतूल है या छिंदवाड़ा है, इसमें से कौन सा होगा, देखकर बताइएगा। प्रश्न संख्या 27 आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी होशंगाबाद जो क्षेत्र है वो इससे लाभान्वित होता है। तवा जलाशय ये मध्य भारत जो क्षेत्र है वहाँ पे तवा नदी पर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम तवा है। और इटारसी वाला जो क्षेत्र है, मतलब होशंगाबाद जिले का जो इटारसी है वहाँ पे इसकी लोकेशन है। जलाशय का निर्माण तवा बांध के निर्माण के साथ ही हुआ है और 1958 में इसको पूरा किया गया। इसके पूरे होने की जो तारीख है वो 1958 है और उसके बाद माफ कीजिएगा 1958 में इसे शुरू किया गया, स्टार्टिंग की डेट है, और 1978 में इसको पूरा किया गया। मतलब इसे पूरा होने में अच्छा खासा समय लगता है यहाँ से यहाँ तक। और इसमें अगर देखा जाए तो होशंगाबाद के अलावा हरदा भी इससे लाभ प्राप्त करता है और कई हजार हेक्टेयर की जो भूमि है उसका सिंचन होता है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर इसमें हरदा दिया नहीं है, तो आप होशंगाबाद को चुनेंगे, ए वाला इसका सही। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। बीना थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर सिचुएट करता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? शहडोल में है, सागर में है, सतना में है या सिंगरौली में है? इसे अच्छे से देख लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। ये सागर जिले में पड़ता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। बीना थर्मल पावर प्लांट ये कोयला आधारित है, इसका जो आधार है ऊर्जा का वो कोयला है। और जो बीना क्षेत्र है वहाँ पे इसकी लोकेशन है और इसकी क्षमता करीब 500 मेगावाट है। मतलब 2 यहाँ पे इकाइयाँ हैं तो 2 × 250 के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। पहले वाले में कहा गया कि रेगुड़ मिट्टी सामान्यतः मृतिका गहरी और अप्रवेश्य होती है। कहने का मतलब क्या कि ये क्ले वाले स्ट्रक्चर में पाई जाती है, डीप होती है और इम्परमेबल होती है, यानी इसमें पोर्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। यहाँ बात हो रही है रेगुड़ की। और इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, यानी इट इज़ रिच इन लाइमस्टोन। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम या एल्यूमिना, तो इस प्रकार के जो तत्व हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है, जो कि रेगुड़ मृदा के बारे में गलत है। गलत ही आपको चुनना है, अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। मतलब ना तो पहला ही गलत है ना दूसरा ही गलत है, दोनों सही है। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है और स्वतः कृषि मृदा भी कहा जाता है। इसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार अगर आपने सिंचन कर दिया तो इसमें पोर्स बहुत कम होते हैं, तो नमी इसमें बरकरार रहती है, तो पानी बहुत नहीं देना होता है और कपास के लिए वरदान होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो यहाँ पर कुछ अभ्यारण्यों यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके नाम दिए हैं और उनका स्थान दिया है। फेन वन्यजीव अभ्यारण्य मंडला, बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य सीधी, गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य पन्ना और सिंघोरी वन्यजीव अभ्यारण्य खंडवा, यानी वही चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडला। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बगदरा या बागदरा इसको कहा जाता है, ये आपका सीधी में है। उसके साथ साथ यहाँ गंगऊ जो है ये पन्ना में है और सिंगरौली जो है ये खंडवा में। आप बताइए गलत कौन सा है, इसमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा है? इसमें अगर देखा जाए तो डी वाला होगा। सिंघोरी जो दिया है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी लोकेशन दिया हुआ है खंडवा, ये सही नहीं है। सिंघोरी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना होती है 1976 में। डेट कौन सी है? 1976 की है। और इसका जो एरिया है वो 288 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में आता है, उसी के आसपास है। ये रायसेन जिले में, इसकी लोकेशन खंडवा में नहीं है बल्कि रायसेन में है। और यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य जीवों में बाघ तो है ही है, मध्य प्रदेश की खासियत। उसके अलावा तेंदुए पाए जाते हैं, सांभर यहाँ मिलता है, चीतल मिलता है, जंगली सुअर भी पाए जाते हैं जिन्हें वराह कहा जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे लोकल यहाँ प्राणी मिलते हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या, टाइगर पाया जाता है, लेपर्ड है, सांभर है, चीतल है, वाइल्ड बोर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, कौन सा इसमें से एमपी का लोक नृत्य नहीं है? बिल्मा, रीना, चतकोरा जैसे कि आपने पीछे देखा, और धीमसा। इसमें से जो ना हो वही आपको चूज करना है। यहाँ बात हो रही है फोल्क डांस की और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। धीमसा जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। धीमसा एक आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये आंध्र प्रदेश का नेटिव है, मतलब आंध्र प्रदेश में इसे देखा जाता है। जो वहाँ की पोरजा जाति है उसकी महिलाएं करती हैं, पोरजा नाम की जाति है और ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, करीब 15-20 महिलाओं का पूरा जत्था होता है। वो मंडली बनाते हैं और उसके बाद अपने घर और जो लड़के बच्चे पति परमेश्वर होते हैं उनके कुशल के लिए, कुशल मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं, गीत गा गा के प्रार्थना करते हैं, ये चीज़ है। और धीमसा की उत्पत्ति जो ओडिशा राज्य है इसके कोरापुट जिले से हुई थी, लेकिन अब जो विशाखापत्तनम का क्षेत्र है उसके लिए ये आधिकारिक नृत्य बन गया है। और मध्य प्रदेश में बिल्मा जो है, यहाँ जो बाकी नृत्य हैं उनको देख लीजिए तो बिल्मा जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है और रीना जो है ये बैंगा और गोंड जनजातियाँ दोनों करती हैं। ये जो रीना नृत्य है इसको दोनों जनजातियाँ मतलब बैगा और जो गोंड है वो दोनों करती हैं। और चटकोरा आपने देखा जैसे कि कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, धीमसा इससे अलग है। प्रश्न संख्या 32, 2 ही स्टेटमेंट है।
पहले वाले में कहा गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को द्विभाजित करके जनजातीय मामलों का मंत्रालय सन 2000 में स्थापित किया गया। मंत्रालयों का गठन समय समय पर होता है और वर्तमान में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता है। राज्य मंत्री की बात हो रही है। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है कि द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वॉज सेटअप इन द ईयर 2000 बाई डिफ्रैक्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका विभाजन करके इसे बनाया गया है और प्रेजेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ ट्राइबल अफेयर इज रेणुका सिंह सरूहा या सरूता, इस प्रकार से नाम दिया है। तो आपको इसमें से करेक्ट चूज करना है, जो सही है उसका चुनाव करना है। 2 ही स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी सिर्फ दूसरा सही है लेकिन पहला वाला गलत है। मंत्रालय की स्थापना सन 2000 में नहीं बल्कि 1999 में होती है, इसकी डेट है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास पर इसे केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। हाँ, ये बात सही है कि इसका जो विभाजन है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ही होता है, मतलब वहीं से ही अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो डेट दी है वो सही नहीं है, इसीलिए पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। और यही कारण है कि हम बी का चुनाव करते हैं, यानी ओनली 2। अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्रालय के माननीय मंत्री हैं और रेणुका सिंह सरूता जो है ये आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री हैं। दोनों की जो स्थिति है उसको जानते रहिए। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसमें यह कहा गया कि कौन से संस्थान भोपाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है या विक्रम विश्वविद्यालय। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं इसमें से आपको ये देखना है कि भोपाल में कौन कौन सा है। प्रश्न पूरा आप देख पा रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तो भोपाल में लोकेट करते हैं। लेकिन जो विक्रम विश्वविद्यालय है ये भोपाल का नहीं है। विक्रम विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है और इसका नाम जो प्रसिद्ध शासक थे विक्रमादित्य उन्हीं के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना काफ़ी पहले हुई थी 1957 में। तो ये वाला इससे अलग है, बाकी सब जो है वो भोपाल में लोकेट करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका सी वाला सही था। प्रश्न संख्या 34, जनगणना 2011 के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, जो गलत है वो आपको चूज करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि टोटल लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश वाज 69.9%, यानी 69.9% टोटल यहाँ पे साक्षरता दर है। और ये आंकड़ा है जो पीछे की जनगणना थी यानी सन 2011 की। और फीमेल लिटरेसी रेट जो मध्य प्रदेश का है वो 59.2% है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत क्या है। लिटरेसी रेट वाले जो डाटा हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से कोई जो गलत हो वो आपको चूज करना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, मतलब केवल पहला। ये जो दिया है ये गलत है। यहाँ जो साक्षरता दर का आंकड़ा दिया है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ टोटल साक्षरता दर मध्य प्रदेश की 69.3% थी। अब देखिए कितना नॉमिनल यहाँ बारीक सा अंतर है। इतने बारीक अंतर को भी पहचानना आपको होगा, एग्जैक्ट आंकड़ा याद करना होगा। हालांकि सारे आंकड़े रटने की आवश्यकता नहीं है, वो संभव है, लेकिन जो मूल आंकड़े हैं जैसे कि मूल साक्षरता दर का आंकड़ा है या जो पुरुष साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर है, उतना आपको देखना है। तो 69.3% ये टोटल डाटा था और पुरुषों की जो साक्षरता थी वो 78.7 के आसपास थी। इसे आपने देखा, ये सेंसस 2011 का है तो अभी इसमें वृद्धि ही हुई होगी। फिलहाल देखते हैं, इसका हमें गलत चूज करना था और गलत कौन सा है, केवल पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिजों के मामले में राज्य काफी संपन्न है, तो अलग अलग क्षेत्रों से भिन्न भिन्न खनिज प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बालाघाट से क्या प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बेरिल मिलता है या फिर माइका मिलता है, या इसमें से सभी मिलते हैं, कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी मिलते हैं, इसमें कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो कि न मिले। डोलोमाइट, मैग्नीज, बेरिल, अभ्रक ये सब बालाघाट जिले से प्राप्त किए जाते हैं और देश में हीरे का एकमात्र उत्पादक मध्य प्रदेश राज्य ही है। इसके अलावा बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे कि हमने पिछले टेस्ट में देखा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे जो हाईवेज हैं, मतलब नेशनल हाईवे, उनके विषय में कहा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 76 है, नेशनल हाईवे नंबर 76 है, और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 3 है। इस प्रकार से दिया है। अब इसमें से आपको जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो NH 76 है और जो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है वो NH 3 है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न आप देख पा रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। मतलब यहाँ गलत कथन की हमें तलाश करनी थी, तो दोनों गलत है, कुछ भी इसमें सही नहीं है और इसीलिए हमने सी का चयन किया है। देखिए, अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे के बारे में, तो जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो NH 3 है। जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 3 है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो नेशनल हाईवे नंबर 76 है। तो यहाँ उल्टा कर दिया था, लंबे वाले में छोटा वाला घुसा दिया है, तो इसे आप उलट कर देख लीजिएगा। नेशनल हाईवे नंबर 76 ये स्मॉलेस्ट है और नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है ये लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट है। इसे हमने देखा, तो इसका सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 37, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है, सही कथन की आपको तलाश करनी है। तो पहले में बोला गया कि मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले में गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाने का गुण पाया जाता है, मतलब ये उसके साथ सीमा बनाते हैं। और मध्य प्रदेश के झाबुआ और गुना जिले जो है ये राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। यहाँ देख लीजिए, झाबुआ एंड अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में एक बाउंड्री विद गुजरात स्टेट। भिन्न भिन्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं और आप जानते हैं कि ये स्थल अवरुद्ध राज्य है, मतलब इसकी चारों ओर से जो सीमा रेखाएं हैं वो अन्य राज्यों से घिरी हुई है।
तो इसे आपने देखा, अब बताइए इसमें से सही कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब दोनों सही है। माफ कीजिएगा, यहाँ डी वाले पे मार्क हो गया, इसका सी वाला होगा। दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है और हमें सही ही तलाशना था। देखिए मध्य प्रदेश में जो झाबुआ और अलीराजपुर जिले हैं वो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर, इसके अलावा मालवा है, शिवपुरी है, श्योपुर, मुरैना और गुना जिले, ये जितने भी जिले आप देख रहे हैं ये राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। फरवरी 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव यानी जो चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन थे? ये आंकड़ा फरवरी 2020 तक का है। बसंत प्रताप सिंह थे, रंजन मोहंती थे, गोपाल रेड्डी थे या इकबाल सिंह बेंस थे? इसमें आप देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। ये एम गोपाल रेड्डी है जो कि इस समय तक मतलब फरवरी 2020 तक मुख्य सचिव के पद पर विराजमान थे, इन्हें आपने देखा। और श्री इकबाल सिंह बेंस जो है ये 2020 से वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान के जो पूछा जाएगा तो उसमें इकबाल सिंह का नाम आ जाएगा, लेकिन ये जो 2020 तक का आंकड़ा है उसमें गोपाल रेड्डी का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, मतलब संख्या उसकी कितनी है? लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पर है बताइए। तो आप भी जानते हैं कि 29 है, सिंपल सा डाटा है, इसे आप देख पा रहे हैं। और 2019 का जो आम चुनाव था उसमें बीजेपी ने 29 सीटों में से 28 सीटें जो है वो जीती थी। और नकुल नाथ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसमें छिंदवाड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां से चुने गए थे। तो ये कुछ आंकड़ा है, फिलहाल इसका 29 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक पहले ही हाजिर है और उसके बाद कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का राज्य गीत है। हर राज्य का अपना कुछ सिंबल होता है, इम्बेलम होता है। तो यहाँ पर राज्य गीत मध्य प्रदेश का कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, या इसमें से कोई नहीं? तो इसे अगर देखा जाए तो मेरा मध्य प्रदेश, ये जो यहाँ पे गीत है या राज्य गीत है, ये मध्य प्रदेश राज्य के लिए लिखा गया है और इसके जो लेखक हैं वो महेश श्रीवास्तव जी हैं और अक्टूबर 2010 में इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। गाने की जो अवधि है वो 4 मिनट 16 सेकंड की है। जैसे राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड का होता है, वैसे ही इसे 4 मिनट 16 सेकंड में खत्म करना होता है। ये आपने देखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये मेरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश की पहली जो महिला राज्यपाल थी उनका नाम सरला ग्रेवाल था और अनुच्छेद 163 के हिसाब से राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रावधान प्राप्त होते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। पॉलिटी के बारे में पूछा गया है तो कहा गया है कि द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाज सरला गहरवाल। और उसके बाद जो आर्टिकल 163 है यानी 163वां, उसमें इस प्रकार का प्रावधान प्राप्त होता है कि जो मुख्यमंत्री का पद है वो इसी के हिसाब से सृजित किया जाता है। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है? इनकरेक्ट चूज करना है। और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा डी वाला, मतलब ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है, बिल्कुल दोनों सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अनुच्छेद जो 163 है उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के उद्देश्य से, मतलब राज्यपाल यहाँ राज्य का मुखिया माना जाता है, जैसे राष्ट्रपति की हैसियत देश में होती है, तो उसे सलाह देने और कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री और उसकी जो पूरी कैबिनेट है वो यहाँ पे सपोर्ट करती है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल रहा है, यानी एक्टिंग गवर्नर की हैसियत से इसमें किसने किसने काम किया है? यहाँ नाम दिया है पीवी दीक्षित का, एनडी ओझा का और केएम सेठ का। बताइए इसमें से कार्यवाहक कौन कौन से थे? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये तीनों ही कार्यवाहक की हैसियत से काम कर चुके हैं बतौर राज्यपाल। जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं वैसे कार्यवाहक राज्यपाल भी आपातकालीन स्थिति में बनते हैं। पीवी दीक्षित का जो समय है वो 1966 से लेकर, मतलब 1966 में अगर देखा जाए तो फरवरी से लेकर ये चलता है और ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, 3 दिन तक ये चलता है। मतलब 3 फरवरी से ये स्टार्ट होता है और 9 फरवरी तक चलता है। उतने समय तक ये कुछ समय के राज्यपाल रहते हैं। और नारायण दत्त ओझा को अगर देखा जाए तो 1987 में ये दिसंबर में जो समय है वहाँ से शुरू करते हैं, मतलब 1 दिसंबर से, और 29 दिसंबर तक ये शासन करते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण मोहन सेठ को अगर देखा जाए, जिन्हें कि आप यहाँ पे केएम सेठ के तौर पे देख रहे हैं, तो ये 2 मई जो 2004 का समय है उस समय शासन स्थापित करते हैं और उसके बाद 29 जून 2004 तक इनका पूरा रूल रहता है। ये कार्यवाहक की हैसियत से काम करते हैं। तो डी वाला इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण मंत्री कौन है? ये मीना सिंह है, कमल पटेल है, राज्यवर्धन सिंह है या विश्वास सारंग है? इसमें से किसका नाम होगा? तो आप जानते हैं कि ये कौन है? मीना सिंह है। यहाँ पे ये आदिवासी कल्याण मंत्री की हैसियत से काम कर रही हैं। कमल पटेल जो है ये किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री है। राज्यवर्धन सिंह जो है ये औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के मंत्री हैं। और जो विशंभर सारंग है या विश्वास सारंग इनका नाम है, ये चिकित्सा, शिक्षा और भोपाल गैस राहत वाले जो पुनर्वास वाला काम था उसके प्रभार वाले मंत्री। इस प्रकार से इनका काम है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को देखिए। महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1964 में। अब इसकी लोकेशन आपको बतानी है। भोपाल में है, देवास में है, विदिशा में है या जबलपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये जबलपुर में लोकेट करता है, यहाँ आपने देखा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। लोक सेवा आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जिसे कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब ये जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में आता है ये आपको बताना है।
मतलब जो एनुअल रिपोर्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसको सबमिट किया जाता है गवर्नर को, और उसके बाद ये राज्य विधानमंडल के समक्ष उसको पेश करता है। तो ये आर्टिकल 323 है, यानी 323 है, 322 है, 321 है, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा अनुच्छेद होगा? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 323 जो है वो ये प्रावधान करता है कि राज्य का जो आयोग है उसका ये कर्तव्य होगा कि आयोग के द्वारा किए हुए जो कार्य हैं उनकी एक रिपोर्ट वह राज्य के राज्यपाल को प्रतिवर्ष पेश करे, और उसके बाद राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष पेश करता है। ये पूरा डाटा है। तो यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग दिया है इसे आप जो केंद्रीय आयोग है उससे जोड़कर मत देखिएगा। मतलब यूपीएससी वाला जो सिस्टम है वो नहीं है, ये राज्य वाला लोक सेवा आयोग है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वैसे ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो ये जो राज्य स्तरीय है इनकी रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाती है। इसे आपने देखा, और इसका प्रावधान 323वें अनुच्छेद में किया गया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, 46। यहाँ पर कहा गया कि इनविजिबल हैंड ये समाचार में देखा जाने वाला एक शब्द है। कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ शब्द जो है वो बहुत फेमस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसका संबंध किससे है? तो साइबर क्राइम से है, इकोनॉमी से है, क्रिप्टो करेंसी से है, या मनी लॉन्ड्रिंग से? इसमें से किससे होगा ये आपको बताना है। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इकोनॉमी से जुड़ा है। मतलब ये शब्द जो है इसका कनेक्शन किससे है? इकोनॉमी से है। स्वतंत्र बाजार बल जो कि मुक्त बाजार में सामानों की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने में सहायता करता है, उसको इनविजिबल हैंड कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। और इनविजिबल हैंड को एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन इसमें पहली बार रिप्रेजेंट किया था, और वहीं से ये सामने आया। तो फिलहाल इसका जो कनेक्शन है वो इकोनॉमी से हो जाएगा। इसके बाद 47 को देखिए, सोयाबीन किस मौसम में बोई जाने वाली फसल है? मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो आप बताइए कि इसका जो बुआई का सीजन है वो कौन सा है? देखिए, इसमें खरीफ के मौसम में इसका रोपण का काम होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ए वाला सही है। इसका खरीफ का मौसम जो है इसमें से बोया जाता है, और ये तिलहनी फसल है। इसकी जो बुआई है वो जून में स्टार्ट होती है और सितंबर में इसको काट लिया जाता है। ये कुछ इसका आंकड़ा है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का ये बहुत भरपूर स्रोत होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्य प्रदेश के बजट के अनुमान के हिसाब से राजस्व घाटा जीएसडीपी यानी जो यहाँ पे आंकड़ा है उसके कितने प्रतिशत लक्षित किया गया है? मतलब अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रेवेन्यू डिफिक्ट इज टारगेटेड एट द परसेंट ऑफ जीएसडीपी। मतलब कितना परसेंट इसको लक्षित किया गया है? तो ये 1.8 है, 1.9 है, 1.7 है, या नॉन ऑफ द एबव है? इसमें से कौन सा होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी 1.8%। ये वाला इसका आंकड़ा सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। मतलब 17,514 करोड़ रुपए के आसपास ये पूरा बैठता है। इसके बाद 49 को देखिए, कारोबारी सुगमता। ये जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। तो कारोबारी सुगमता के संदर्भ में जो सूचकांक है उसके बारे में कुछ कथन दिए, उस पर आपको विचार करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक इंडेक्स है, और यह एक समग्र आंकड़ा है जिसमें कि विभिन्न पैरामीटर शामिल किए गए हैं, और किसी भी देश में व्यापार करने के मामले में कितनी सुविधा है, सरलता है, उसको ये लक्षित करता है या दिखाता है। मतलब इसमें जो रैंकिंग है उसके आधार पर आप ये जान सकते हैं। तो आप बताइए इसमें से गलत क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में चर्चा हो रही है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है। मतलब इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और इसका काम जो है वो यही है कि मतलब व्यापार करने की सरलता कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। और वर्ष 2020 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो भारत को इसमें 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसका डी वाला करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 50 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का भौगोलिक संकेत उत्पाद नहीं है? तो जीआई टैग पे हर बार प्रश्न बनने की संभावना होती है, और इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इंदौर के चमड़े के खिलौने, माहेश्वर की साड़ी और कपड़े, रतलामी सेब और सिलाव खाजा। इसमें से एमपी का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, ये आपको चूज करना है। देख लीजिए। और आप जानते हैं कि इसका डी वाला हो जाएगा। सिलाव खाजा ये बिहार की विशेषता है। मतलब ये जो जीआई टैग इसको मिला है ये बिहार राज्य के उद्देश्य से मिला हुआ है, वहीं का ये नेटिव है। मध्य प्रदेश में जो पंजित भौगोलिक संकेतक हैं उसमें अगर देखा जाए तो चमड़े के खिलौने इंदौर वाले, माहेश्वर की साड़ी है, इसके अलावा बाघ प्रिंट है, और रतलामी सेब है। इसके अतिरिक्त बेल मेटर वेयर है, और कड़कनाथ जो काला मुर्गा है, मतलब उसकी हड्डियां तक काली होती है, वो वाला मुर्गा, उसके लिए मध्य प्रदेश राज्य को जीआई टैग मिला है। लेकिन ये जो सिलाव खाजा है ये बिहार के लिए पंजीकृत किया गया है। ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य यानी रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर सिचुएट करती है आपको बताना है। त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, असम में है, या मणिपुर में? इसकी लोकेशन बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। त्रिपुरा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो उत्तरी त्रिपुरा जिला है वहाँ पे पनीसागर तहसील है, वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। और इसका क्षेत्रफल बहुत कुछ खास नहीं है। मतलब अगर वर्ग किलोमीटर में आप देखें तो 0.86 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बैठता है, छोटा सा है। और यहाँ पे वन्य जीव जो है उसमें पक्षियों की अच्छी खासी प्रजातियाँ हैं, कुछ प्राइमेट्स भी पाए जाते हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। आगे चलते हैं। इसका त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। 52 को देखिए, हुमायूं के मकबरे के बारे में इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। तो पहले वाले में बोला गया कि जो हुमायूं का मकबरा है वो मिराक मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद के द्वारा डिजाइन किया गया था। मतलब इसका डिजाइन उन्होंने तैयार करवाया था। और हुमायूं का कब्र ये चारबाग शैली का एक उदाहरण है।
चारबाग शैली ये प्रसिद्ध थी स्थापत्य में, तो उसका ये नमूना है और यूनेस्को के द्वारा घोषित ये विश्व धरोहर स्थल है। इतनी सारी बातें इसमें कही गई हैं, तो आपको इनकरेक्ट की तलाश करनी है। गलत क्या है बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, नॉन ऑफ द एबव, मतलब इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। हुमायूं का मकबरा ये मिराग मिर्जा गियास और उनके पुत्र थे सैयद मोहम्मद, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। और हुमायूं का जो बाग कब्र चारबाग शैली का उदाहरण है ये सही बात है। और 1993 में इसकी जो डेट है वो 1993 की है, इसमें इसे यूनेस्को के अंतर्गत लाया गया। ताजमहल के लिए हुमायूं का मकबरा एक मॉडल का काम करता है, मतलब उसका अनुकरण करके ही ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। और ये जो वास्तुकला है इसमें फारसी और भारतीय जो परंपराएं हैं उनका मिक्सचर दिखाई देता है। ये सब इसकी खास बातें हैं, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 53 को देखिए। मैकेंजी रिवर के बारे में इसमें से कौन सा सही कथन है वो आपको तलाशना है। तो यह आमतौर पर कनाडा का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर प्रवाहित होती है। यह ब्यूफोर्ड सागर में जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है, किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है और अंत में उसका अंत कहाँ पर होता है, ये उसकी पूरी कहानी है। तो बताइए कि मैकेंजी के बारे में इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी पहला दूसरा दोनों यहाँ पे परफेक्ट हैं। ग्रेट स्लेव लेक जो है, यहाँ पे जो झील का उद्गम स्थान है उसे देख लीजिएगा। ग्रेट स्लेव लेक जो है वहाँ से निकलकर मैकेंजी नदी ये कनाडा का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर बहती है और अंत में जो विशाल मैकेंजी डेल्टा है वो बनाते हुए अंत में जाकर जो आर्कटिक महासागर है उसमें समा जाती है। और वहाँ पे ब्यूफोर्ड सी वाला जो हिस्सा है, जैसे महासागर के अंदर भी छोटे छोटे समुद्रों वाले हिस्से होते हैं, तो उसमें ब्यूफोर्ड सी यहाँ पर जाकर इसका समापन होता है। कनाडा की ये सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखिएगा, मैकेंजी। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 54। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट यानी भू परपटी पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनके नाम ये लिस्ट 1 में दिए हैं और उनका जो परसेंटेज है, कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, वो लिस्ट 2 में दिया है। तो मैच करके देखिए कि कौन सा किससे मैच करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, इसके अलावा आयरन है, कैल्शियम है और जो परसेंट दिया है उसमें 46.71 है, 27.69 है, 5.05 है और 3.64 है। बताइए इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा। तो आप जानते हैं कि इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा। ये आमने सामने मैच है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, तो हम सी को चुनते हैं। यानी ऑक्सीजन का परसेंट 46.71 है, उसके बाद सेकंड पोजीशन सिलिकॉन की है 27.69, उसके बाद आयरन की पोजीशन है 5.05 और कैल्शियम जो है वो लास्ट में है 3.64। ये इनका मैचिंग हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम को देखना चाहें तो एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज है वो 8.07 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55। यहाँ देखिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो चाइना टाइप की जो जलवायु है, चाइना टाइप जो क्लाइमेट है वहाँ पे वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन सर्दियों में तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है, ऐसे दिया है। और भूमध्य प्रकार की जो जलवायु है यानी मेडिटेरियन टाइप की, तो वहाँ पर जलवायु में सर्दियों में अधिकतम वर्षा होती है, यानी जाड़े के मौसम में बारिश होती है। तो आपको ये बताना है कि सही क्या है। यहाँ पे चाइना टाइप जो क्लाइमेट है और जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है उसके विशेषताओं के बारे में कहा जा रहा है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाइना टाइप के बारे में जो यहाँ विशेषताएं बताई गई हैं परफेक्ट है और भूमध्य प्रकार की जो जलवायु है उसकी भी विशेषताएं एकदम सही है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट लॉरेंस प्रकार की जो जलवायु होती है वहाँ पे पूरे वर्ष सामान्य बारिश होती है, पूरे साल भर, लेकिन सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ज़्यादा वर्षा होती है। तो गर्मियों में ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, जो सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु होती है। बाकी दोनों आपने यहाँ पर देखे। इसके बाद 56 को देखिए। 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से राज्यों की अपनी दशकीय वृद्धि का यहाँ आरोही क्रम व्यवस्थित किया गया है। तो कौन सा सही है, मतलब जो डिकेडल ग्रोथ रेट होता है उसके हिसाब से यहाँ राज्यों को व्यवस्थित किया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद गोवा, उसके बाद लक्षद्वीप और फिर केरल, ये अरेंजमेंट है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये आरोही क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम, कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं। इसके बाद केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा, फिर यही अरेंजमेंट यहाँ भी दिया है, केरल, गोवा, अंडमान और उसके बाद लक्षद्वीप, फिर गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप और केरल। तो आप बताइए अरेंजमेंट कौन सा परफेक्ट है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी वाला सही है, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड और उसके बाद गोवा, ये इसका जो अरेंजमेंट है सही है। केरल का अगर देखें तो 4.9% है, लक्षद्वीप का 6.2 है, अंडमान निकोबार का 6.7 है और गोवा का 8.2 है और उसी के हिसाब से इसे अरेंज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। इरिट्रिया, जो इरिट्रिया है ये किसकी राजधानी है। ये बमाको की राजधानी है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे इरिट्रिया की राजधानी क्या है ये पूछा गया है, मतलब ये देश है और इसकी जो कैपिटल है वो आपको बताना है। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा है। बमाको होगा, अरारुआ हुआ, ये अवारुआ है, ये वाली राजधानी है, एपिया है या अस्मारा है, इसमें से कौन सा नाम होगा। तो इसे अगर देखें तो इसका डी वाला सही है, अस्मारा इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल का नाम अस्मारा है। इरिट्रिया जो है ये आधिकारिक तौर पे इरिट्रिया का राज्य कहा जाता है और पूर्वी अफ्रीका का ये देश है, आप जानते हैं, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है उधर की तरफ। और उसके बाद इसकी राजधानी जो है वो अस्मारा है, जैसा कि आपने डी वाले ऑप्शन के तौर पर चूज किया है। और इसकी सीमा इथोपिया के साथ मिलती है और पश्चिम में, मतलब अगर दक्षिण में देखा जाए तो इथोपिया के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम में अगर देखें तो सूडान के साथ इसके बॉर्डर लगे हुए हैं। दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो जिबूती के साथ ये लगा हुआ है
और इरिट्रिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे लाल सागर के किनारे एक बड़ा तट भी है, वो चीज़ें हैं। और बमाको ये जो है माली की राजधानी है। यहाँ अगर आप देखें तो बमाको जो है ये माली की राजधानी है और अवारुआ जो आप देख रहे हैं ये कुक द्वीप की राजधानी है। और एपिया की अगर बात की जाए तो ये सामोआ की राजधानी है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न कैपिटल्स हैं उनको आप देखते रहिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 58 में ये पूछा गया है कि दक्षिणी रोडेशिया निम्नलिखित में से किस देश का पूर्व नाम है। कुछ देशों के नाम बदले गए हैं। तो ये दक्षिणी रोडेशिया ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। नामीबिया के नाम से, अंगोला के नाम से, बोत्सवाना के नाम से या जिम्बाब्वे के नाम से। देखकर बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। जिम्बाब्वे इसका वर्तमान नाम है और पहले का जो नाम था वो साउथ रोडेशिया था। ये आपने देखा, जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के रूप में जाना जाता था और ये ब्रिटिश उपनिवेश के तौर पे था। मतलब जो ब्रिटेन वाले थे इसको उपनिवेश के तौर पे चूसा करते थे। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे को पहले जो सेलिसबरी नाम का क्षेत्र है उसके तौर पे जाना जाता था। सेलिसबरी को ही वर्तमान में हरारे कहा जाता है। तो ये कुछ आपने देखा, इसका डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 59 को देखिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये किससे किससे होकर गुजरती है। अल्जीरिया, ओमान, मैक्सिको, माली। इसमें से कौन सा होगा देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इन सभी से होकर गुजरती है। ये जितने भी देश हैं वहां से होकर ये गुजरती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 देश जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है जितने भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य देश है उसमें आप देखिए अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की बात हो रही है। इसके अलावा अबू धाबी वाला क्षेत्र है, मतलब ये पूरा ओमान है, भारत से गुजरती ही है बीच से लगभग। उसके अलावा बांग्लादेश से गुजरती है, चीन है, म्यांमार, ताइवान, मैक्सिको, बहामा, पश्चिमी सहारा। इसके अलावा मॉरिटानिया और माली, इन सब से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। यहाँ पे समुद्री बंदरगाह यानी सी पोर्ट दिए हैं और स्टेट का नाम दिया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। इसके अलावा कामरा, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये कामराजार पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है और VO चिदम्बरनार, ये भी हाल ही में नाम इसका चेंज किया गया है। तो ये वाला पोर्ट है। आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ये कामराजार पोर्ट है, तो ये तमिलनाडु में है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है और VO चिदम्बरनार ये ओडिशा में है। तो आप जरा बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। डी वाला हो जाएगा। डी वाला जो है इसमें इनकरेक्ट मैच है। अच्छा ये बताइए कि VO चिदम्बरनार पोर्ट जो है इसका पहले नाम क्या था। इसका नाम था तूतीकोरिन। ये तूतीकोरिन ही है, कोई और नई बात नहीं है। और इसके बाद आप देखिए तो भारत के 13 जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसमें से ये एक गिना जाता है। और ये तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। तो यहाँ जो इसकी लोकेशन दे रखा है ओडिशा, इसी वजह से ये गलत हो जाता है। डी वाला इसमें रॉन्ग है और बाकी जितने हैं वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 61वें। इसमें देख लीजिए 61वें प्रश्न में 25 जुलाई 1987 से लेकर 24 जुलाई 1992 यहाँ तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे। मतलब ये पूरा जो समय है, कार्यकाल है, ये किस राष्ट्रपति का था। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है नाम R वेंकट रमन। अब आपको ये बताना है कि इनका पूरा नाम क्या था। नाम तो दे दिया है R वेंकट रमन, लेकिन इनका नाम असल में क्या था। रमन वेंकट रमन था, रवि स्वामी वेंकट रमन था, रामास्वामी वेंकट रमन था, या इसमें से कोई नहीं। देखकर बताइए। नाम पूछा गया है लेकिन पूरा नाम पूछा गया है और पूरा नाम पूछा जा सकता है। इसका सी वाला सही हो जाएगा। रामास्वामी वेंकट रमन ये इनका पूरा नाम था। और इनका जो कार्यकाल है उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 1987 25 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 1992। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 62वां। SR बोम्मई बनाम भारत संघ, ये जो 1994 का वाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मामला है। और इसकी जो डेट है वो कौन सी है, 1994 की है। ये किससे जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 पर आवश्यक जो न्यायिक दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन की जरूरत है। उसके बाद जो सी वाला है उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का रूप है या नॉन ऑफ द एबव। तो SR बोम्मई का जो केस था उसकी क्या खासियत थी। ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध वाद हैं जो कि भारतीय इतिहास में यानी संवैधानिक इतिहास में काफी महत्व रखते हैं। जैसे कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती वाला है, गोलकनाथ वाला है, इस प्रकार के वाद हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा जिससे कि इसका संबंध है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये मान लेता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये अभिन्न अंग है, ऐसा माना जाता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो 1973 वाला वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में पेश किया था। ये पीछे वाला जो इसका बैकग्राउंड है उसको भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। भारत सरकार की वरीयता की तालिका में निम्नलिखित में से राज्य के राज्यपालों में कौन सा सबसे ऊपर आता है। मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के राज्यपालों से ऊपर आता है। राज्य के राज्यपाल से सर्वोच्च पद रखता है। तो ये उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्य न्यायाधीश भारत का होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या लोकसभा का स्पीकर होता है। कौन होगा जो कि राज्यपाल से ऊपर की हैसियत रखेगा। तो देखिए वरीयता का क्रम अगर आपने पॉलिटी में यानी लक्ष्मीकांत में अच्छे ढंग से पढ़ रखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, उसके बाद उसके नीचे उपराष्ट्रपति होता है, इसके बाद तब प्रधानमंत्री आता है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद तब प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद चौथा नंबर जो है वो राज्यपाल का होता है। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो चौथी पोजीशन पे होते हैं। उसके बाद तब जो पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाली जो मतलब पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की हैसियत होती है वो देखी जाती है, जो इससे पहले रह चुके हैं। तब जाकर उसके बाद जो छठवीं पोजीशन होती है या 5A उसे आप कह सकते हैं, वो भारत के उप प्रधानमंत्री की होती है। और छठवीं रैंक पे आते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारत के होते हैं। इस प्रकार से इन्हें वरीयता क्रम में रखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो कौन सा सही होगा, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 64 को देखिए। अनुच्छेद 19 जो संविधान का है उसमें कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, और वो कौन से अधिकार है, तो शांति से हथियारों के साथ या बिना एकत्रित होने के लिए। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन होता है जिसमें कि हथियार आप अपने साथ लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है कि नहीं लिए हुए हैं, तो उसके साथ एकत्र होने के लिए। उसके बाद कहा गया कि संघ और यूनियनों का गठन करने के लिए, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, और क्षेत्र के किसी भी हिस्से में यानी भारत के किसी भी हिस्से में बस जाने के लिए। तो आप बताइए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन वाला इसमें आता है, या यूनियन के गठन वाला आता है, या स्वच्छंदता का आता है, कौन सा होगा। ये आर्टिकल नंबर 19 की बात हो रही है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में इसमें कहा गया है, आप जानते ही हैं। और सभी जो नागरिक हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखें, शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठे होने वाला जो काम है उसको रखें। तो ये क्रम से है, पहले जो है वो भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके बाद तब जाकर जो बी वाला है उसमें शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना एकत्रित होने वाली बात है, संघ और यूनियन के गठन वाली बात है। सब कुछ तो यहाँ पर शामिल है, ये आपने देखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, जो पहला वाला है वो इसमें सही नहीं है, क्योंकि पहले वाले वाक्य में गड़बड़ी है। यहाँ आप देख रहे हैं शांति से और हथियारों के साथ या बिना, ये जो शब्द दिया है इसी वजह से ये गलत हो जाता है, हथियारों के बिना। आगे बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, बाकी सब इसका हिस्सा है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन प्रस्ताव का वर्णन देता है, मतलब इसमें से कौन सा स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। तो वह किसी भी विषय या सार्वजनिक जो महत्व के विषय होते हैं उन पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने वाला प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि मजबूत अस्वीकृति, कठोर आलोचना की अभिव्यक्ति यह आमतौर पर सरकार की नीतियों के खिलाफ की जाती है। विपक्षी नेता के द्वारा किसी विशेष दिन पर सदन को स्थगित करने का यह प्रस्ताव है। स्पीकर की पूर्व अनुमति के साथ यह किया गया प्रस्ताव है, जो कि किसी सार्वजनिक महत्व के मामले में किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। तो आप बताइए कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में इसमें से कौन सा सही है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी यह किसी भी विषय या सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने वाला प्रस्ताव है। ये इसका मोटो है, इसे आपने देखा। इसके बाद एक चीज और है कि इसमें जो उद्देश्य है वो सदन के व्यवसाय के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से लाने वाला भी हो सकता है, तो वो अलग चीजें हैं। फिलहाल इसका जो सही मतलब है वो ए वाले में पूरा होता है। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व, ये जो बजट प्रबंधन वाला क्षेत्र है, इस अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे कि कहा जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM, ये जो एक्ट है इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले वाले में कहा गया कि इस एक्ट में एस्केप क्लॉज नाम का एक प्रावधान किया गया है, और केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा और संरचनात्मक सुधारों के आधार का हवाला देते हुए वार्षिक घाटे के लक्ष्य को पार कर सकती है। आपको यह बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कथन का चुनाव करना है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, अर्थात दोनों सही है, इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 67वां। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, और उसके बाद कहा है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को धन देने की जो प्रभावित दर है उसको कहा जाता है। यहाँ पर रेपो रेट की परिभाषा दी है, या फिर जो सीमांत स्थायी सुविधा दर है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है उसके बारे में कहा जा रहा है, या फिर पॉलिसी रेपो रेट है या बैंक रेट है। किस रेट के बारे में यहाँ बात हो रही है? ये केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंक को धन देने की प्रभावित दर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। ये बैंक दर है, इसे बैंक रेट कहा जाता है। बैंक दर जो होती है वो केंद्रीय बैंकों द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको धन देने के लिए ली जाने वाली दर है। पॉलिसी रेपो दर जो होती है वो इस प्रकार की दर होती है जिसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको धनराशि का अभाव होने पर धन उधार देता है, ये इसका मतलब। इसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट जो है उसे आप जानते ही हैं कि यहाँ पर रिजर्व बैंक का जो देश के वाणिज्यिक बैंक है उनसे धन उधार लेने वाला काम होता है। तो ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। फिलहाल इकोनॉमी की परिभाषा के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ये बैंक रेट है। अगले प्रश्न को देखिए 68। यहाँ पर CASA यानी कासा जो है ये आर्थिक समाचार में, इकोनॉमिकल न्यूज जो है उनमें देखा जाता है। तो कासा का अर्थ क्या होता है यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कासा स्टैंड फॉर कोर असेसमेंट ऑफ सेविंग अकाउंट्स, या फिर कैपिटल अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, या फिर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, या इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कासा के बारे में कहा जा रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चालू खाता और बचत खाता, ये इसका मतलब है। तो चालू खाता और बचत खाते का मतलब क्या? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये इसका फुल फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। सी को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, ये है क्या चीज़? तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चौथा वाला किसी काम का नहीं है, बाकी 3 आप देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट अवधि में अपनी श्रमजीवी जनसंख्या से विभाजित किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय जो होती है उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है।
और एक विशिष्ट अवधि में अपनी जनसंख्या से विभाजित किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, ये कहा गया है। और उसके बाद देख लीजिए, एक विशिष्ट अवधि में अपनी श्रमजीवी और पेंशन धारक जनसंख्या से विभाजित किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय। ये 3 अलग अलग कंडीशन दी है, तो आपको बताना यह है कि ये जो पर कैपिटा इनकम है ये इसमें से किसमें फिट बैठती है। प्रश्न आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी एक जो विशिष्ट अवधि है उसमें अपनी जनसंख्या से विभाजित किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, जो टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे श्रमजीवी जनसंख्या का काम नहीं है, जितनी भी जनसंख्या है उससे विभाजित जो देश की कुल राष्ट्रीय आय होती है उसको पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के तौर पर देखा जाता है। इसका बी वाला सही था। 70 को देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में इसमें से कौन से कथन सत्य हैं वो आपको तलाशने हैं। तो कहा गया कि यह क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है और इसका क्षेत्र आर्थिक भी है, जिसमें कि बहरीन, कुवैत, इसके अलावा ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये सब शामिल हैं, और इसका मुख्यालय सऊदी अरब का जो रियाद है वहां पर है। तो आप बताइए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है यानी GCC, इसके बारे में कहे गए स्टेटमेंट सही कौन से, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो GCC है ये एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, और इसमें जितने देशों को आपने देखा वो शामिल है, और इसकी स्थापना होती है मई 1981 में। मई 1981 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, हाल ही में यहाँ आप देख पा रहे हैं एसोचैम। एसोचैम का मतलब यह है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अध्यक्ष के रूप में कौन से भारतीय अपॉइंट हुए हैं? ये सुमंत सिन्हा है, या फिर विनीत अग्रवाल है, या निरंजन हीरानंदानी है, या दीपक सूद है। यहाँ पर बात हो रही है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। देख लीजिए इसमें से कौन से व्यक्ति होंगे, और इसमें से नाम होगा बी वाले का। बी का मतलब यह है कि ये विनीत अग्रवाल हैं, जिन्हें कि यहाँ पे इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 21 दिसंबर 2020 को एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी जो एसोचैम है उसके नए अध्यक्ष के रूप में ये अपना पदभार संभालते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इससे पूर्ववर्ती इनके कौन थे? जो निरंजन हीराचंदानी देख रहे हैं आप, वो थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 72 को देखते हैं। यहाँ पर टाइम मैगजीन 2020 का जो उसका एडिशन था उसमें पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है ये आपको बताना है। तो ये जो बाइडेन है और कमला हैरिस है, या फिर दोनों हैं, या कोई नहीं है, कौन सा होगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे जो बाइडेन और कमला हैरिस ये दोनों जने थे, मतलब दोनों व्यक्तियों का नाम यहाँ पे आता है। राजनीतिज्ञ हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ये इनका नाम है जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। इनको टाइम मैगजीन 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर नॉमिनेट किया गया, मतलब चुना गया। इसके बाद 73 को देखिए, 190वें सदस्य बनने के लिए कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हो गया, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 190 नंबर का जो मेंबर है वो कौन सा है? ये नौरू है, एंडोरा है, साउथ सूडान है, या तुवालू है। देशों के नाम भी अनोखे अनोखे हैं, तो इसे आप देख लीजिए। और ये है आपका एंडोरा, इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये 190 नंबर का सदस्य बना है। एंडोरा जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में एक माइक्रो स्टेट है। हालांकि यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है, लेकिन फिर भी उनके बीच में सैंडविच है, और 16 अक्टूबर 2020 को ये IMF में शामिल हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। 74, संदेश ऐप। ये जो संदेश नाम का एप्लीकेशन है ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये आपको बताना है। तो ये NPCI नाम की संस्था है, NIC है, या DRDO है, या इसमें से कोई नहीं है, कौन सा होगा? तो इसका बी हो जाएगा। ये NIC के द्वारा डेवलप किया गया है ये एप्लीकेशन। इसको डेवलप करने वाला जो यहाँ संस्था है वो कौन सी है? NIC है, यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी GTI जो है इसे वार्षिक रूप से किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, या फिर इंस्टीट्यूशन यहाँ आप देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, यानी FATF की बात हो रही है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी इकोनॉमिक और पीस वाला जो ये इंस्टीट्यूट है ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है इसको जारी करता है। और आप जानते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है इसमें 2020 में भारत का 8वां स्थान था। भारत की रैंक कौन सी थी? 8वीं रैंक थी, इसे आपने देखा। और आतंकवाद से प्रभावित जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें अफगानिस्तान का नाम आता है, इराक है, नाइजीरिया है, सीरिया है, और सोमालिया है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, कोविड-19 सभ्यता का संकट, ये और समाधान भी साथ में है, मतलब किताब का पूरा नाम, ये किताब का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान? विनय सीतापति ये इसके लेखक हैं, माधव भंडारी लेखक हैं, राजकमल झा ने लिखा है, या कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका डी हो जाएगा। नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी, जो कि मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, तो उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और इसमें अगर आप देखें तो भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है दीपक मिश्रा, और राज्यसभा के जो उपसभापति थे हरिवंश नारायण सिंह, उनके द्वारा इस किताब की लॉन्चिंग की जाती है। और इसका जो पब्लिकेशन है वो प्रभात पब्लिकेशन है, इसे आपने देखा। तो लेखक का नाम महत्वपूर्ण होता है, वो है कैलाश सत्यार्थी। इसके बाद 77 मानवाधिकार दिवस, ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी डेट याद रखिएगा। और जिस दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
इसको अपनाया था। तो मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम वाक्य क्या था? थीम बहुत तेज पूछा जाता है, तो नीचे दिया है रिकवर बेटर स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, या फिर रिकवर बेटर ह्यूमन राइट्स रिकवर विथ इंटीग्रिटी, या फिर रिकवर विथ इंटीग्रिटी अ बेटर फ्यूचर। इसमें से बताइए कि कौन सा इसका थीम वाक्य था, नीचे दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला होगा, रिकवर बेटर स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स, यही सही है इसका। ये इसका इस बार का मतलब 2020 का थीम वाक्य था, जिसे कि हमने देखा ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 को देखते हैं। 77 को हमने देख लिया है, ये है 78, इसको देखते हैं। तो किंग्स 11 पंजाब जो IPL की टीम है, इंडियन प्रीमियर लीग की टीम है, उसने अपना नाम बदल दिया है। मतलब प्रस्ताव ऐसा रखा है लेकिन वो बदलने की इच्छुक है। तो यहाँ पे उसका नाम क्या हो सकता है? किंग्स पंजाबी हो सकता है, पंजाबी किंग्स हो सकता है, या 11 पंजाबी हो सकता है, या पंजाब किंग्स हो सकता है। इसमें से कौन सा होगा? इससे पहले का नाम किंग्स 11 पंजाब था, तो अभी जो इसके नाम बदलने की बात है उसमें नाम नया जो चुना गया है वो सी वाला है, यानी पंजाब किंग्स। इसके तौर पे इसे जाना जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रपोजल है जो कि यहाँ पर पेश किया गया है, इसे आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 79, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी, माफ कीजिएगा, महिला शतरंज खिलाड़ी ये कौन है? ये नित्यता जैन है, पी हरिकृष्णा है, निधि जैन है, या इसमें से कोई नहीं है? अच्छे से देख लीजिए इसे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो नित्यता जैन हो जाएगा। इन्होंने शतरंज के खिलाड़ी की हैसियत से यहाँ इस सम्मान को जीता है। और इसे अगर देखा जाए तो नित्यता जैन को 28 दिसंबर 2020 को जो एकलव्य पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री के द्वारा ये दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। और हाँ, इसमें जो पुरस्कार की राशि होती है वो 50,000 रुपये होती है। उसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक ट्रॉफी होती है। इतना सब चीज़ें इसमें दी जाती है। अगले प्रश्न को देखिए, 80 नंबर का। इसमें यह कहा गया कि 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? स्थापना दिवस अलग अलग संस्थान मनाते हैं, तो इस गौरवशाली संस्थान ने अपना कौन सा नंबर का मनाया है? 63वां, 65वां, या 69वां, या फिर 70वां? बताइए। यहाँ पर बात हो रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO की। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ये 63वां स्थापना दिवस था, यानी 63 साल हो चुके हैं इसे आपने देखा। और इसका गठन कब किया जाता है? ये 1958 में किया जाता है, डेट याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 81, एक पेटाबाइट किसके बराबर है? गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, ये सब आप पढ़ते हैं। तो एक पेटाबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है, 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है, या फिर 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। आप देखिए इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसमें अगर जो पैमाना है उसे हम हल करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी 1024 जो टेराबाइट होता है, यानी TB होता है। आप कहते हैं ना इतने GB डाटा हमने खर्च किया, तो जो TB होता है वो उससे भी बड़ा होता है, यानी टेराबाइट। तो एक पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट आते हैं, ये इतना विशालकाय होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ये मेजरमेंट की एक इकाई के तौर पर यूज़ किया जाता है। सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, इसके अलावा फेडोरा और XQL, जो XQL है उसका भी नाम दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखकर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा वाला, मतलब D का इसमें हम चुनाव करते हैं। अर्थात जो यहाँ पे SQL आपको दिखाई दे रहा है ये एक डोमेन विशिष्ट भाषा है, मतलब ये डोमेन लैंग्वेज है, न कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी जितने हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए 83, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड, यहाँ जो शब्द दिया है इसे देख लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, ये 4 बार W लिखा हुआ है। इसको संदर्भित किया जाता है किसके द्वारा? मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेव है उसे तो आपने देखा था, लेकिन यहाँ पे 4 बार W को लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया कि हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है यानी HTML, उसमें लिखे गए जितने भी पाठ्यांक होते हैं उनके हाइपरलिंक के साथ सबसे पुरानी खोज यानी सर्च इंजनों के रूप में, या फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में, या इसमें से कोई नहीं। इसका स्वरूप कैसा है ये आपको बताना है। और प्रश्न आपके सामने है 83। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो B हो जाएगा। सबसे शुरुआती जो खोज की गई थी सर्च इंजनों की उसमें इसको गिना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 84, कोबोल क्या चीज़ है? तो आप जानते हैं कि ये क्या है? प्रोसेसर है, मेलवेयर है, इनपुट डिवाइस है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसमें बहुत सरल प्रश्न है और विकल्प भी उतने ही आसान है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कही जाती है और इसी को शॉर्टकट में कहते हैं कोबोल। इसके बाद आगे चलते हैं, व्यावसायिक इस्तेमाल इसका किया जाता है। प्रश्न संख्या 85, यहाँ पे XLS जो .XLS लिखा हुआ है, इसका एक्सटेंशन, इसका नाम क्या है? मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी दस्तावेज के आगे अगर .XLS लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे उसको? वो एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, या यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेस का डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट का है, या इसमें से कोई नहीं? तो ये जो XLS आप देख रहे हैं ये असल में एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक्सटेंशन नाम है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है उसमें PPT बनते हैं। कहते हैं ना कि ये वाली PPT हम बना रहे हैं, तो ये PPT जो है ये पावर पॉइंट में बनती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला सिस्टम होता है, ये आपने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? B वाला हो जाएगा, MS एक्सेल। प्रश्न संख्या 86 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है? अरेबियन है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है, आप देख लीजिए कौन सा होगा।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। सभी तो है यहाँ पे, जो पांचों भाषाएं दिखाई दे रही हैं, 5 नहीं बल्कि 6 भाषाएं हैं, ये सभी यहाँ पे आधिकारिक भाषा के तौर पर देखी जाती हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं ही हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। इसमें हिंदी का कहीं स्थान ही नहीं है। इसके बाद 87 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपोल में भारत को रिप्रेजेंट करता है? ये NIA है, IB है, या रॉ है, या CBI है? कौन सा इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो कि वहां पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करता है? इसे आप देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ये CBI है। इसे आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे कि आमतौर पर इंटरपोल के रूप में जाना जाता है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की जो सुविधा है उसको ये देता है। और इंटरपोल में भारत को लीड करने वाली जो संस्था है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, जिसे कि हम CBI कहते हैं। इसे आपने देखा तो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 88 को देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द ये कौन से व्यक्ति के द्वारा गढ़ा गया था? मतलब इसके प्रणेता कौन थे? ये अशोक मेहता थे, BR मेहता थे यानी बलवंत राय मेहता, या LM सिंघवी थे, या वीरप्पा मोइली थे? बताइए इसमें से कौन से होंगे? तो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द जो है ये LM सिंघवी के द्वारा गढ़ा गया था और इसका सबसे पहली बार जो इस्तेमाल किया गया था वो काफ़ी पहले हुआ है, 1963 में हुआ है। और बहस के दौरान, संसद में जो बहस हुई थी उसमें संसद के सदस्य के रूप में इसे गढ़ा गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये 2013 का था। उसके द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और लोकपाल का जो पूरा ढांचा होता है उसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। ये सब कुछ बातें हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें नाम किसका होगा? ये सी वाला हो जाएगा, LM सिंघवी। प्रश्न संख्या 89, संविधान की किस अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रकार है? मतलब ओथ और जो अफर्मेशन है उसका फॉर्म हमें प्राप्त होता है। ये 9th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल है, या 2nd शेड्यूल है? इसमें से कौन सा शेड्यूल होगा? तो आप जानते हैं कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें इस प्रकार का प्रावधान प्राप्त होता है, तो हमने सी को चुना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 90, यहाँ पर कहा गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? ये पुरुषोत्तम रूपाला है, बाबुल सुप्रियो है, रामदास अठावले हैं, या जी किशन रेड्डी है? इसमें से किसका नाम होगा? देख लीजिए और बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये रामदास अठावले हैं, जो कि यहाँ पे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री की हैसियत से काम करते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला को अगर देखा जाए तो ये कृषि और किसान कल्याण से जुड़े हैं। बाबुल सुप्रियो जो है पर्यावरण वन वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, और किशन रेड्डी जो है गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की हैसियत से काम करते हैं। इन्हें आपने देखा। इसके बाद 91, देखिए कोई भी उत्पाद जो मादक पेय या अम्लीय डेयरी उत्पादों का उत्पादन करती है उसे कहा जाता है, इसे स्टरलाइजेशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया का नाम है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा मादक पेय या जो अम्लीय डेयरी उत्पाद है उनका प्रोडक्शन किया जाता है? ये स्टरलाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, या फर्मेंटेशन होता है? इसमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? जरा चुनकर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये किण्वन कहा जाता है, यानी यहाँ पे फर्मेंटेशन की बात हो रही है। किण्वन में जो चपापचई प्रक्रिया होती है उसमें एंजाइमों की अभिक्रिया कराई जाती है और कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो ये सब कुछ होता है। और यहाँ जितने भी मादक पदार्थ हैं और अम्लीय डेयरी उत्पाद हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डी वाला सही है। प्रश्न संख्या 92, एंजाइम की पहचान आपको करनी है जो कि ऑक्सीकरण के जो कार्य होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है और माइटोकॉन्ड्रियल निर्माता एंजाइम के रूप में काम करता है। ये एक्रोसिन है, ई कोलाई है, या एसिड फॉस्फेट है, या इसमें से कोई नहीं है? आपको इसमें से चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये एसिड फॉस्फेट्स हो जाएगा, जो कि इस तौर पे काम करते हैं। और एसिड फॉस्फेट्स ये सर्वव्यापी जो लाइसोसोमल एंजाइम है उसके तौर पे देखे जाते हैं, और यह एसिड पीएच में कार्बनिक फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करते हैं, ये इनका काम होता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। 93 को देखते हैं। 93 में ये कहा गया, इसे आप देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वारंटाइन को उन व्यक्तियों के संचालन को अलग करने या प्रतिबंधित करने के लिए लगाया जाता है जो कि संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन उनमें प्रतिबंधित करने तक संक्रामक बीमारी के लक्षित होने के लक्षण नहीं दिखाई देते, मतलब बीमारी से ग्रस्त होने के जो लक्षण है वो नहीं दिखाई देते। इसके बाद आइसोलेशन एक अलग ऐसे व्यक्ति या अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग करने का पूरा प्रोसेस है या संबंध है, जिसमें कि उचित रूप से माना जाता है कि ये संचारी रोगों से संक्रमित है। मतलब क्वारंटाइन और आइसोलेशन की परिभाषा, जो कि अभी कोरोना काल में उद्भव हुए शब्द हैं, इनकी परिभाषा दी हुई है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, किसकी परिभाषा गलत है वो चूज करनी। देखिए इसका डी हो जाएगा, ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि उन व्यक्तियों को संचलन से अलग कर दिया जाए जो कि संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन उनमें अभी तत्काल में कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। और आइसोलेशन उन व्यक्तियों का किया जाता है जिसमें कि उन रोग जो है उनका लक्षण दिखाई दे रहा है और संक्रमित होने की संभावना है। ये दोनों कंडीशन है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। 94 को देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसमें या किसके द्वारा बनाई जाती है? घास के द्वारा, पेड़ के द्वारा, जो जलीय वनस्पतियां हैं उनके द्वारा, या जो स्रब्स हैं यानी झाड़ियां हैं उनके द्वारा? तो किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट होता है? इसका सी हो जाएगा। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डेवलप करते हैं, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद 95 को देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। उसमें केंद्रीय सर्वर या हब से जुड़े हुए नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से प्रत्येक डिवाइस अप्रत्यक्ष रूप से सभी अन्य से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इसको कहा क्या जाता है? ये स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, या मेस टोपोलॉजी है, या ट्री टोपोलॉजी है?
तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका ए हो जाएगा, ये स्टार टोपोलॉजी होती है जिसमें इस प्रकार का प्रावधान होता है कि जो एवरी कंप्यूटर या डिवाइस है ऑन द नेटवर्क कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर और हब थ्रू विच ईच डिवाइस इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर्स। ये इसका पूरा प्रोसेस है, तो ये स्टार है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए 96। यहाँ पर कहा गया ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, ये किताब है और किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ रॉचेल कॉर्सन का नाम आता है, चार्ल्स डार्विन का नाम आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है और आर्किमिडीज का नाम आता है। आप बताइए कि इसके ऑथर कौन है, ये किताब देख लीजिए और इसके ऑथर का नाम बताइए। तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो चार्ल्स डार्विन है, इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये सही। 24 नवंबर 1859, 24 नवंबर की जो तारीख थी 1859 की, उसमें इसको लिखा गया था, प्रकाशित करवाया गया था। और चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो वैज्ञानिक साहित्य है उस पर किया गया ये कार्य है जिसमें कि विकासवादी जीव विज्ञान की नींव के तौर पे इसे देखा जाता है। मतलब जो फाउंडेशन है यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के तौर पे इसे देखा जाता है, इसे हमने देखा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 यानी 97, कौन सा धनात्मक चार्ज होता है, मतलब किस कण पर धनात्मक चार्ज होता है या धनावेश होता है, ये आपको बताना है। तो बीटा पार्टिकल्स पर होता है, गामा रेज पर होता है, अल्फा पर होता है या एक्स रेज पर होता है, देखकर बताइए। यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव चार्ज की, तो आप जानते हैं कि जो अल्फा रेज होती है या अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो प्लस चार्ज वाले होते हैं, उन पे धनावेश होता है, और जो बीटा कण होते हैं उन पे ऋणावेश होता है, और गामा जो होते हैं उन पे कोई आवेश ही नहीं होता है। ये इनकी स्थिति है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 98, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम इसमें से आपको सेलेक्ट करना है जो कि डायरेक्ट करंट यानी डीसी को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये ट्रांसफार्मर कहलाता है, इन्वर्टर कहलाता है, रेक्टिफायर होता है या ट्रांसमीटर होता है, इसमें से कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, ये इन्वर्टर होता है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और हमारे घरों में जब बिजली चली जाती है तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 99, Y2K, ये जो टर्म है इसका संबंध किससे है, सैटेलाइट से है, कंप्यूटर से है, एविएशन से है या कम्युनिकेशन से है, मतलब इनमें से किससे ये मैच करता है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका बी वाला हो जाएगा, इसका संबंध कंप्यूटर से है। ये शब्द जो है ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और ये एक बग है। ये जो शब्द है ना, ये कोई खास अच्छी चीज़ नहीं है, ये बग है, जिसे कि 2000 में बग या मिलेनियम, मतलब सन 2000 में खोजा गया था, और इसे मिलेनियम बग भी कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न, H1N1 वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डेंगू का नाम आता है, बर्ड फ्लू है, एवियन फ्लू है और स्वाइन फ्लू है। बताइए इसमें से कौन सा फ्लू इससे हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी स्वाइन फ्लू इससे होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है, और 2009 में स्वाइन फ्लू की जो महामारी फैली थी, और उससे पहले 1977 में रूसी फ्लू की जो महामारी फैली थी, और 1918 में पीछे वाला जो आंकड़ा है उसको भी देखा जाए तो उसमें इस वायरस को कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।